सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं हमारा रिवीजन ऑफ योर चैप्टर 2 ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ योर पार्ट बी बुक क्लास 12 ज्योग्राफी। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले तो इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट क्या है कि मैंने क्या आपको इसी तरीके से आपके और जो चैप्टर्स है ना उन्हें भी मैंने कवर करवा रखा है। तो आप मेरी जो क्लास 12 ज्योग्राफी करके जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ना उसको एक बार आप चेक कर लेना, जहाँ पर कि आपको सिस्टमेटिकली अरेंज होती हुई सारी वीडियोस चैप्टर्स की मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार उसको आप चेक कर लेना। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी। फाइन। और सेकंड बात कि मैंने क्या ये जो मेरे नोट्स है ना हैंड रिटन कलरफुल नोट्स है मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रखे हैं, और उसे ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो क्लास 12 ज्योग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट है वो और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने वाला लिंक है ना वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। ओके, समझ में आ गया। तो हमारा जो चैप्टर है ना इसे क्या हम हमारे 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन हम देखेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस तरह से वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हम समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले। देन हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड वन स्टेज हमारी, यहाँ पर देखेंगे हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस, यानी अभी जो लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था ना आपका 2025 वाला, तो उसमें बोर्ड ने कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे तो उन्हें हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर। और लास्ट वन हम देखेंगे हमारा चैप्टर का रिविजन जो हम यहाँ पर करने हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट। अब ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर क्या होता है ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट यानी ह्यूमन का सेटलमेंट, यानी ऐसी जगह या ऐसा प्लेस जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं। अभी जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना वो भी क्या है 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, रूरल सेटलमेंट और क्या है अर्बन सेटलमेंट। यहाँ पर उसके हम अगेन उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे दोनों की। देन हम यहाँ पर अगर रूरल सेटलमेंट की बात करें ना तो यहाँ पर हम उसके टाइप्स की बात करेंगे। देन और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर ये जो टाइप्स देखने को मिल रहा है ना हमें रूरल सेटलमेंट के अंदर, तो ऐसा क्यों है या कौन कौन से फैक्टर उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हें भी हम फटाफट से यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अर्बन सेटलमेंट की बात करें ना तो यहाँ पर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे सबसे पहले। देन हम देखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, यानी बेसिकली हम यहाँ पर जो अर्बन सेटलमेंट है ना उसके हम टाइप्स की बात करेंगे। और यहाँ पर भी क्या है हम उन्हें 2 बेसिस पे उसको देखेंगे। एक क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन एंड सेकंड क्या है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देन हम देखेंगे यहाँ पर अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर कैसे कैसे अर्बनाइजेशन आ रखा है उसकी हम बात करेंगे। और उसके अंदर हम देखेंगे स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एनालाइज करते हैं कि बोर्ड ने आखिर इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन अभी लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं। सो यहाँ पर क्या हम हमारे बोर्ड 2025 के क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर क्या हम सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के क्वेश्चन को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो अगर हम सेट 1 की बात करें ना तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 1 मार्क, यानी क्या है हमें यहाँ पर 1 मार्कर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ओल्डेस्ट to the newest order based on their historical evolution and choose the correct option। क्या है हमारे पास जयपुर, चंडीगढ़, मदुरई और जमशेदपुर। देन क्या कर रखे हैं हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पर, अभी हम सिर्फ एनालाइज करेंगे कि बोर्ड ने किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन दिए हैं और उन्हें किस तरह से पूछा है। ठीक है, और जो टॉपिक्स हमें लगेगा ना तो हम फोकस करके यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। और क्वेश्चन की वीडियो उनको सॉल्विंग को लेकर उनके टिप्स और ट्रिक्स को लेकर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, बट अभी हम करेंगे यहाँ पर टॉपिक्स को एनालाइज। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या करना है, जो टाउन्स और सिटीज हमें दे रखी है ना तो उन्हें क्या करना है हमें यहाँ पर अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। और किस अरेंज में करना है, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी जो ओल्डेस्ट सिटी है ना उसको पहले लिखना है, देन उसके बाद की न्यूएस्ट सबसे बाद में आना है। कहने का मतलब हमें यहाँ पर क्वेश्चन किस पे से आया है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन वाले पे आया, यानी जो हमने देखा था ना अभी कि हम क्या करते हैं यहाँ पर टाउन्स को क्या करते हैं 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक था ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है एवोल्यूशन वाले बेसिस के ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हमसे डायरेक्टली नहीं पूछा है, हमसे क्या बोला है यहाँ पर क्या हमने सिटी से रखी है और आप इसको अरेंज करके बताओ फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ऑर्डर। ठीक है, देन क्या पूछा गया हमसे यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ क्या बोला गया हमसे, बेसिकली जो स्मार्ट सिटीज मिशन था ना जो मैंने आपको बताया था कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें यहाँ दे रखे पॉइंट्स और बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर सही है या करेक्ट है या वो क्या है रिलेटेड है टू द स्मार्ट सिटीज मिशन, यानी हमें बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर रिलेटेड है टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है यहाँ पर इसे आइडेंटिफाई करना है। देन हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पर उसके ऑप्शन दे रखे कि कौन सा ऑप्शन या कौन से पॉइंट वहाँ पर करेक्ट है, तो उन्हें क्या करना है हमें यहाँ पर टिक मार्क करना है। ठीक है, यानी पहले आइडेंटिफाई करना है, देन क्या करना है हमें इन ऑप्शन के अंदर जो भी करेक्ट है उनका हमें दे रखा है ऑप्शन, तो क्या करना है हमें यहाँ पर टिक करना है। देन फाइनली हमें दे रखा है लोकल नेम्स लाइक
पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। यानी हमें क्या दे रखा है बेसिकली, इसमें से क्या दे रखा है, हमें जो रूरल सेटलमेंट के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं ना, तो उनके हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ पर टाइप दे रखे हैं और हमें बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा सेटलमेंट ऐसा है जिसका लोकल नेम है जैसे पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल है इन सम वे और दी अदर द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। तो हमें क्या करना है, उसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देन हमें दे रखा है यहाँ पर, हम बात करेंगे यहाँ पर सेट 2 की, जहाँ पर हमसे पूछा गया है बेसिकली हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज़ बेसिकली ऑफ 1 मार्क। और मैं आपको बता दूँ कि इन तीनों ही सेट्स के अंदर इस चैप्टर में से 1 मार्क का क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे गए हैं और किसी में भी डायरेक्टली पूछा नहीं गया है, सभी में आपको थोड़ा सा एकदम घुमा फिरा कर आपसे बात पूछी गई है। ठीक है, हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं उसको। सेकंड सेट के अंदर क्या पूछा गया हमसे यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया एज पर देयर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चेन्नई, गांधीनगर, पटना, लखनऊ। और यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ पर अगेन ऑप्शन दे रखे हैं। यानी यहाँ पर भी क्या करना है हमें बच्चों, हमें जो टाउन्स है ना उन्हें क्या करना है, हमें यहाँ पर अरेंज करना है। और किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। और अरेंज क्या है यहाँ पर, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ऑर्डर। यानी यहाँ पर भी क्या करना है, हमें ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट ऑर्डर के अंदर हमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। जो टाउन्स है ना इंडिया के अंदर उन्हें क्या करना है, हमें अरेंज करना है। यानी यहाँ पर भी क्या है, जो अर्बन सेटलमेंट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन वाला जो था ना टाइप या क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। वो भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, आपको अरेंज करने को लेकर बोला गया है। ठीक है, अब जो भी आपका अरेंज बनता है तो उसके रिलेटेड आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, फिर उसे क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। ओके, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन सेटलमेंट ऑफ इंडिया केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें भी क्या करना है, यहाँ पर जो अर्बन सेटलमेंट है ना इंडिया का, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है उसे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चूज करना है। फिर देन क्या करना है, जो भी हमें सुटेबल लगता है इनमें से जो भी पॉइंट्स या जो भी ऑप्शन, फिर हमें क्या करना है, उसे टिक मार्क करना है। ठीक है, क्या बोला गया इसके अंदर, ऑल अर्बन सेटलमेंट्स आर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। देन बोला गया है अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। दे आर इंगेज इन अ वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। द अर्बन सेटलमेंट्स हैव डायरेक्ट रिलेशन विद रूरल सेटलमेंट। अब जो भी आपको सुटेबल लगता है उस पॉइंट को करना हमें यहाँ पर करेक्ट करना है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें अर्बन सेटलमेंट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, यानी अर्बन सेटलमेंट को लेकर यहाँ पर कौन कौन सी बातें सही है या कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है, उन्हें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है। देन हमें क्या करना है, उसके बाद उसको टिक करना है। नाउ नेक्स्ट हमसे पूछा गया है लास्ट वन, इसमें से लोकल नेम्स लाइक पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या करना है, अगेन वही क्वेश्चन हमसे वापस यहाँ पे पूछा गया है। इस सेट के अंदर भी क्या है वो, कि हमें क्या करना है, बताना है कि ऐसा कौन सा टाइप है रूरल सेटलमेंट का कि जिसका लोकल नाम क्या है, जैसे पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी एक्सेट्रा। तो इन सेटलमेंट में से हमें क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूरल सेटलमेंट का ऐसा टाइप है जिसका लोकल नाम ये है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ लास्ट वन, अगर हमारे सेट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी हमसे पूछा गया है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 1 मार्क। ओके, और यहाँ पर भी क्या बोला गया, हमको अरेंज करने को लेकर बोला गया है, द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया एज पर देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को लेकर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर हमें अरेंज करने को लेकर तो बोला गया है कि आप टाउन्स को अरेंज करो, बट कैसे करो, उनकी लोकेशन के बेसिस पे करो, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, यानी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में कैसे कैसे टाउन आ रखे हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो उन्हें क्या करना है, हमें अरेंज करना है। अब टाउन्स क्या दे रखे हैं हमें यहाँ पर, नागपुर, हैदराबाद, मदुरई और लखनऊ। अब इन्हें क्या करना है, हमें इनकी लोकेशन के बेसिस पर हमें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इन्हें क्या करना है, हमें अरेंज करना है। अब जो भी आपको सुटेबल लगता है उन ऑप्शन को क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। समझ में आ गया। नाउ हमसे इसके अंदर नेक्स्ट पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिडिवल टाउन्स इन इंडिया केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या हमारे पास यहाँ पर, अबाउट 100 ऑफ द एक्सिस्टिंग टाउन्स have their roots in medieval period. Varanasi, Madurai, Prayagraj are some of its examples. Most of the towns were developed as headquarters of the kingdoms. They are mostly fort towns built on ruins of ancient towns. अब यहाँ पर भी क्या बोला गया हमसे, यहाँ पर स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा पॉइंट यहाँ पर मिडिवल टाउन्स को लेकर यहाँ पर सही है। अब जो भी आपको सुटेबल लगता है तो उसका करना हमें यहाँ पर, जो भी हमें लगता है उस ऑप्शन को क्या करना है, हमें यहाँ पर टिक करना है। समझ में आ गया। नाउ फाइनली हमसे यहाँ पर
भी वापस वही क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकल नेम्स लाइक पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। समझ में आ गया क्या करना हमें यहाँ पर? रूरल सेटलमेंट के टाइप्स हमें दे रखे होते हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप है जिसका लोकल नाम ये है। ओके, समझ में आ गया। यानी ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपके तीनों ही सेट के अंदर रिपीटेड है। कौन सा? रूरल सेटलमेंट के लोकल नेम वाला। ओके, समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं? हमें यहाँ पर क्लस्टर सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, हैमलेट सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, देन हमें क्या करना है यहाँ पर उसे टिक मार्क करना है। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? बेसिकली हमसे एक लोकल नेम वाला जो क्वेश्चन है ना रूरल सेटलमेंट को लेकर, वो बार बार तीनों ही सेट के अंदर पूछा गया है और हमें अरेंज करने को लेकर बोला गया है। टाउन्स को अरेंज करो, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बेसिस पे, उनकी लोकेशन के बेसिस पे अरेंज करो। समझ में आ गया? एक वो पूछा गया है। और थर्ड वन हमसे पूछा गया है कि जो आपको एक टॉपिक दे दिया, मिडिवल टाउन दे दिया या आपको दे दिया अर्बन सेटलमेंट दे दिया, तो उसके रिगार्डिंग क्या दे रखे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे। अब आपको करना है, उसको आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। अब जो भी करेक्ट है उसको लेकर आपको ऑप्शन दे रखे कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो भी आपको लगता है सूटेबल, देना क्या करना है आपको यहाँ पर उसको टिक करना है। तो इस तरीके से आपको इस बार बोर्ड के अंदर इस चैप्टर को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस हमारा इस चैप्टर को कवर करने का हमारा थर्ड वन स्टेज आती है, वो है चैप्टर को रिवाइज करना। यानी अब फाइनली हम करेंगे हमारे चैप्टर का रिवीजन। ओके, समझ में आ गया। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पर, यानी ह्यूमन का सेटलमेंट वो क्या होता है? ह्यूमन सेटलमेंट। अब इसकी हम बात अगर हम वन लाइन के अंदर देखें कि ये होता क्या है, सो इट इज़ बेसिकली अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट। यानी ये जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना, वो क्या बेसिकली ऐसा प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है लोग या पीपल रहते हैं और साथ ही साथ उसके चलते वो क्या करते हैं, इन सम वे और द अदर जो एनवायरमेंट है ना उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी ह्यूमन का सेटलमेंट वो क्या होता है? ह्यूमन सेटलमेंट यानी ऐसी जगह या ऐसी प्लेस जहाँ पर क्या है पीपल या ह्यूमन रह रहे हैं और इन सम वे और द अदर वो क्या करते हैं, साथ ही साथ उसके चलते एनवायरमेंट के साथ क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर क्या है लोग रहते हैं और उसके चलते वो क्या करते हैं, इन सम वे और द अदर एनवायरमेंट के साथ क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला गया इसके अंदर? सेटलमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड टाइप। अब क्या है डिफरेंट टाइप्स के सेटलमेंट होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के सेटलमेंट भी क्या है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ साइज एंड टाइप्स क्या करते हैं, डिफर करते हैं। चाहे आप साइज के बेसिस पे बात कर लो या चाहे आप टाइप के बेसिस पे यहाँ पर बात कर लो, ये जो सेटलमेंट है ना वो क्या एक दूसरे से यहाँ पर डिफर करते हैं या एक दूसरे से क्या होते हैं वो यहाँ पर अलग होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि ये क्या करते हैं, रेंज करते हैं फ्रॉम अ हैमलेट जो क्या होता है स्मॉलेस्ट सेटलमेंट होता है, टू मेट्रोपॉलिटन सिटी जो क्या होता है ह्यूमन का लार्जेस्ट सेटलमेंट होता है। यानी कहने का मतलब उन्होंने इस बात को सब्सटेंशिएट करके बताया है कि जो सेटलमेंट है ना वो क्या आप छोटे से छोटा ले लो जैसे आप हैमलेट की बात कर लो, और बड़े से बड़ा ले लो जैसे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर लो। यानी कहने का मतलब अगर हम साइज की बात करें ना तो सेटलमेंट क्या करते हैं यहाँ पर डिफर करते हैं कि सबसे छोटा आप हैमलेट की बात कर लो और सबसे बड़ा आप क्या कर लो मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर लो। तो क्या हुआ यहाँ पर हमें इन टर्म्स ऑफ साइज हमें क्या है जो सेटलमेंट है ना उसके अंदर क्या है हमें उसकी साइज के अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, और क्या बोला गया इसके अंदर कि इट कुड बी स्मॉल एंड स्पेशली स्पेस और मे ऑल्सो बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि जो सेटलमेंट है ना ह्यूमन सेटलमेंट, एक तो हमने देखा कि वो साइज के बेसिस पे डिफर करता है, एक सबसे छोटा आप हैमलेट ले लो और अगर आप बड़े की बात करो तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी देख लो, तो साइज के बेसिस पे डिफरेंस आया। और अगर हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है कभी कभी हमें सेटलमेंट के अंदर हमें क्या है बहुत कम लोग डिसाइड करते हुए मिलते हैं और सेटलमेंट के अंदर हमें गैप भी देखने को मिलता है। और वही दूसरी तरफ एक ऐसा सेटलमेंट भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पर क्या है बहुत सारे लोग रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग या जो हम कह सकते हैं हाउसेस वगैरह जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बने होते हैं ना वो क्या होता है बहुत क्लोजली स्पेस होते हैं, यानी उनमें गैप भी नहीं होता है। एक तो ऐसी जगह जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है ना, खाली है, और वही आप दूसरा सेटलमेंट की बात कर लो जहाँ पर क्या है बिल्कुल सब चीज़ें एकदम कॉम्पैक्टेड है, क्लोजली स्पेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग डिसाइड कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना वो क्या एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ सेटलमेंट ऐसे होते हैं जो क्या स्पेशली स्पेस होते हैं, यानी जहाँ पर क्या बहुत कम पॉपुलेशन डिसाइड करती है। ठीक है, बहुत सारा अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो वहाँ पर हम हाउसेस वगैरह की बात करें तो उसके अंदर क्या हमें स्पेसिस वगैरह देखने को मिलता है, और देखा जाए तो वो क्या होता है एक स्मॉल सेटलमेंट होता है। ठीक है, और वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमें क्या ऐसी जगह या ऐसे सेटलमेंट भी हमें देखने को मिलता है जो कि क्या होते हैं क्लोजली स्पेस होते हैं, यानी जहाँ पर हम देखें ना हाउसेस या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ तो वो क्या होती है बहुत क्लोजली स्पेस होती है, यानी वहाँ पर हमें
कोई गैप भी देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रिसाइड करते हैं। और कहने का मतलब वो क्या होते हैं, बहुत लार्ज सेटलमेंट होते हैं। तो स्पेशली स्पेस और स्मॉल सेटलमेंट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, रूरल सेटलमेंट। और रूरल सेटलमेंट के अंदर भी मेनली आ जाता है विलेजेस। ओके, और वही क्लोजली स्पेस और लार्ज सेटलमेंट हमारे इंडिया के अंदर हम किसे बोलते हैं मेजरली, अगर हम देखें तो वो है, उसके अंदर आ जाता है अर्बन सेटलमेंट। और उसके अंदर भी अर्बन सेटलमेंट के अंदर हम मेनली बात करेंगे किसके बारे में, टाउन्स के बारे में। समझ में आ गया। अब हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रूरल सेटलमेंट की। अब यहाँ पर क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिख के बता रखे हैं, और आपको इसको लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके कैरेक्टरिस्टिक को लेकर। तो आपको करना है बस थोड़ा सा इनको एलोबरेट करके आपके आंसर के अंदर इसको लिखना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो क्या बोला गया इसके अंदर, पीपल हियर मेनली एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी जो रूरल सेटलमेंट है ना, यहाँ पर मेनली लोग किस में एंगेज होते हैं, इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। किसके अंदर, प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसके अंदर मेजरली आ जाता है कौन सा एक्टिविटी, हमारा एग्रीकल्चर, दैन फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली रूरल सेटलमेंट के जो लोग हैं ना, वो क्या होता है इसके अंदर एंगेज होते हैं। देन क्या बोला गया है, आर मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड फॉर अर्बन सेटलमेंट, यानी जो अर्बन सेटलमेंट है ना, उनके लिए रॉ मटेरियल और फूड है ना, उनका मेन सोर्स कौन होता है, रूरल सेटलमेंट। यानी उनकी डिपेंडेंस भी हमें देखने को मिलती है अर्बन सेटलमेंट की, किसके ऊपर, रूरल सेटलमेंट के ऊपर। किसके लिए, फॉर रॉ मटेरियल एंड फूड। समझ में आ गया। देन इसके अंदर क्या होता है, रूरल सेटलमेंट के अंदर यहाँ पर हमें क्या है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, यानी ओवर अ पीस ऑफ लैंड यहाँ पर क्या होता है, अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो हमें क्या यहाँ पर बहुत कम लोग रिसाइड करते हुए यहाँ पर मिलते हैं। वही अगर हम अर्बन सेटलमेंट की बात करें ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होता है सेटलमेंट ह्यूमन का। बट यहाँ पर क्या है, इतना नहीं होता है। यहाँ पर क्या हमें ओवर पीस ऑफ लैंड, अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पर क्या हमें कम लोग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो हियर बाय यहाँ पर क्या होता है, लोगों की क्या होती है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, किसके अंदर, रूरल सेटलमेंट के अंदर। ओके, देन क्या बोला गया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या होता है, हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इतना वेल डेवलप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बहुत बेसिक जो चाहिए होता है ना, छोटा मोटा, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें गाँवों में या रूरल सेटलमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक, आगे भी 2-3 हैं, बट ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको करना है इसको अपने आंसर के अंदर, अगर आपको आता है ना क्वेश्चन, तो आप अपने आंसर के अंदर इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिख सकते हो, और इसके अंदर जो भी आपको मेन पॉइंट लग रहा है उसे आप अपने आंसर के अंदर भी अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या इसके अंदर हमारा, क्लोज टू नेचर। अब ये जो रूरल सेटलमेंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, क्लोज टू नेचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेनली एंगेजमेंट देखी जाती है किसके ऊपर, प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर, है ना। और प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, इन सम वे और दी अदर डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, ऑन नेचर। यानी कहने का मतलब ये जो रूरल सेटलमेंट है ना, इनकी हम डायरेक्ट डिपेंडेंस हम कह सकते हैं, या क्लोजनेस देखी जाती है टू द नेचर। समझ में आ गया। अब क्या बोला गया है, बात ये आती है कि जो रूरल पीपल होते हैं ना, उनकी क्या होती है, गुड सोशल रिलेशनशिप होती है। यानी अगर हम सोशली देखें ना, तो इनका गुड रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है बिटवीन द रूरल पीपल। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना विलेजेस के अंदर, वो क्या होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, उन्हें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि वो एक दूसरे से क्या है, बातचीत कर सके, या एक दूसरे से क्या है, एक गुड सोशल रिलेशनशिप क्या है, इस्टेब्लिश कर सके। यानी कहने का मतलब, आपको पता है अर्बन सेटलमेंट के अंदर क्या होता है, लोग एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या है, आइडेंट ट्रांसफ़र वगैरह होता रहता है, इधर उधर मूव करते रहते हैं उनकी जॉब्स को लेकर। तो कहने का मतलब वो क्या है, क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर अगर हम गांव की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लोग या जो पीपल है ना विलेजेस के अंदर, वो क्या होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं। यानी इतना आना जाना उनका नहीं होता है, अपनी जगह पे बहुत समय से रह रहे होते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो क्या होता है, लेस मोबाइल होते हैं। तो इसी वजह से इन्हें क्या होता है, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि वो क्या है, एक दूसरे को अच्छे से जान सके। और हियर बाय इसी वजह से क्या होता है, रूरल पीपल का क्या होता है, गुड सोशल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। और ऐसा हमें अर्बन सेटलमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ गया ना। हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट की। और यहाँ पर ये जो टाइप या जो क्लासिफिकेशन करा गया है ना, वो किस बेसिस पे करा गया है, तो वो करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप और पैटर्न। ठीक है। अब इस बेसिस पर अगर हम देखें ना, तो जो रूरल सेटलमेंट है ना, उसे क्या है, यहाँ पर ब्रॉडली 4 टाइप के अंदर क्या करा गया है, इसको कैटेगराइज करा गया है। ओके, या डिवाइड करा गया है। फाइन। अब हम यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइप की इसकी बात करें, तो वो है क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड, और हम कह सकते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। किसी भी नाम को लेकर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, मतलब एक ही है, बट नाम इसके 3 यहाँ पर बता रखे हैं।
क्या क्या है वो, क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, यानी क्लस्टर्ड है ना। क्लस्टर्ड सेटलमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्टेड हमें यहाँ पर सेटलमेंट देखने को मिलता है गाँव के अंदर, तो उनके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो उसका हम डिस्क्रिप्शन देखें ना, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हाउसेस आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन अ कॉम्पैक्ट एरिया, यानी क्या एरिया ऐसे नहीं है, कॉम्पैक्ट एरिया है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो हाउसेस वगैरह है ना वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी बिल्कुल अटैच में क्या होते हैं, यहाँ पर मकान बने हुए होते हैं या घर वगैरह बने हुए होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, नो स्पेस बिटवीन टू हाउसेस, यानी कहने का मतलब एक कॉम्पैक्ट एरिया है और यहाँ पर क्या ऐसे जितना स्पेस नहीं होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हाउसेस वगैरह क्या होते हैं यहाँ पर क्लोजली बिल्ट होते हैं या क्लोजली पैक्ड टुगेदर हम कह सकते हैं वो होते हैं। समझ में आ गया। देन बोला गया है दी सेटलमेंट समटाइम प्रेजेंट अ क्लियर पैटर्न और ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर एक्सेट्रा, और इसी वजह से क्या होता है, समटाइम्स हमें इस वाले सेटलमेंट के अंदर क्या होता है, हमें कुछ क्लियर पैटर्न या हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर एक्सेट्रा। समझ में आ गया। अब आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा सेटलमेंट है जिसके अंदर क्या हमें पैटर्न, ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा है रूरल सेटलमेंट का टाइप, तो वो है क्लस्टर्ड हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एग्लोमरेटेड, या हम कह सकते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, यानी क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, जहाँ पर क्या होता है, घर या हम कह सकते हैं मकान बहुत ज़्यादा एकदम क्लोजली बिल्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, दो घर के बीच में हमें ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर क्या होते हैं, बिल्ट होते हैं या बने हुए होते हैं। फाइन, तो हमने क्या कर लिया, पहले उसका डिस्क्रिप्शन की बात कर ली कि इसके एग्लोमरेटेड, क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की। अब हम यहाँ पर उसके फीचर की बात करेंगे कि उसके फीचर क्या क्या है, कि वो कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिलता है। सो क्या बोला गया इसके अंदर, कॉमन इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स एंड रीजन विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्या बोला गया है कि इस तरह का सेटलमेंट रूरल एरियाज में कहाँ देखने को मिलता है, ऐसी जगह हमें देखने को मिलता है जहाँ पर क्या हमें फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर क्या है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर इस टाइप के सेटलमेंट हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कॉम्पैक्ट एरिया है और वहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, इतने सारे लोगों को अगर रहना है तो हाउसेस के बीच में जो गैप है ना, क्या हमें ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोग रह रहे हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और कॉम्पैक्ट एरिया है, तो इसी वजह से उनके सेटलमेंट के अंदर भी क्या है, हमें कोई गैप देखने को नहीं मिलेगा, यानी दो घरों के बीच में हमें क्या कोई स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, सब बिल्कुल एकदम पास पास एकदम बने हुए होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमें कभी कभार क्या होता है, हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न्स या हम कह सकते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉम्पैक्टेड एरिया होता है, जैसे एलुवियल प्लेन वाला एरिया हो गया या हाई डेंसिटी वाला रीजन हो गया, तो उस रीजन के अंदर ज़्यादा लोगों को रहना है, तो इसी वजह से वहाँ पर इस टाइप का सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नागालैंड, और यहाँ पर हमें ऐसा सेटलमेंट देखने को क्यों मिलता है, सो वो देखने को मिलता है फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है, यानी डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस को लेकर यहाँ पर क्या है, जो हम कह सकते हैं ना हाउसेज वगैरह क्लोजली बिल्ट होते हैं। फाइन, देन हमसे बोला गया है कि इन राजस्थान अराउंड और नियर वाटर सोर्सेज, और यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू वाटर स्कैसिटी एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज, यानी कहने का मतलब कि मैंने आपको बताया कि ये वाला सेटलमेंट के अंदर क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट एरिया के ऊपर हाउसेस वगैरह क्या होता है, क्लोजली बिल्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्पैक्ट एरिया क्या हुआ, वाटर रिसोर्सेज के पास वाला एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाउसेस वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या होता है, पास में यहाँ पर बिल्ट होते हैं राजस्थान के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हमें वाटर स्कैसिटी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो अवेलेबल जो वाटर रिसोर्सेज हमें क्या करना है, किस तरीके से मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज करना है, तो इस वजह से क्या होता है, कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर क्या होता है, हाउसेस क्लोजली बिल्ट होते हैं नियर वाटर रिसोर्सेज या अराउंड वाटर रिसोर्सेज। समझ में आ गया। देन हमारे पास आता है इसका सेकंड टाइप, कौन सा है वो, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। अब इसके अंदर क्या था, पहले हमने क्या पढ़ा था हमने, क्लस्टर, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। सेकंड क्या हमारे पास, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। पहले नाम से समझो, सेमी क्लस्टर्ड यानी क्लस्टर में भी आप सेमी समझो, आधा आधा, यानी कुछ कुछ जगह पे हमें सेमी क्लस्टर देखने को मिल रहा है, यानी पूरा क्लस्टर नहीं है, सेमी क्लस्टर हमें देखने को मिल रहा है, यानी बीच बीच में हमें क्या काइंड ऑफ हमें फ्रेगमेंटेशन भी हमें पूरा जो विलेज है ना उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्या बोला गया इसके अंदर, हियर सेवरल स्मॉल क्लस्टर ऑफ हाउसेस फॉर्म ड्यू टू सोशल और एथनिक ग्रुप विद इन द सेम विलेज, यानी एक ही विलेज के अंदर क्या हमें कुछ कुछ हाउसेस के हमें क्या छोटे छोटे क्लस्टर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्यों देखने को मिलते हैं, या उसके पीछे का रीज़न क्या है, सो ड्यू टू सोशल और एथनिक ग्रुप्स विद इन द सेम विलेज, यानी कहने का मतलब
पहले क्या था, हमें सारे ही जो है ना हाउसेस वगैरह पूरे विलेज के अंदर हमें क्या एकदम चिपके एकदम पास में बिल्ट होते हुए हमें दिख रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, सेमी क्लस्टर के अंदर हमें क्लस्टर तो देखने को मिल रहे हैं पर पूरे विलेज के अंदर नहीं। हमें क्या है, विलेज के अंदर क्या है कुछ कुछ जगह पे हमें कुछ कुछ हाउसेस के हमें क्या ऐसे क्लस्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसके पीछे हमारे पास रीज़न आ रहा है सोशल, और हम कह सकते हैं एथनिक फैक्टर हमारे सामने आ रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बारे में हमें ये भी बता रखा है कि इन दिस केस वन और मोर सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर और ग्रुप। और क्या बोला गया इसके अंदर कि इसके अंदर क्या होता है, इस वाले जो सेटलमेंट के अंदर क्या केस हमें देखने को मिलता है कि एक या उससे ज़्यादा हम कह सकते हैं जो सेक्शन है ना विलेज के अंदर, उन्हें क्या है या तो वो विलिंगली क्या करते हैं अपना अलग से सेटलमेंट बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, या उन्हें क्या है फोर्सली उन्हें उनका क्लस्टर बनाने पर मजबूर कर दिया जाता है। यानी उस कम्युनिटी को क्या है, जो हम विलेज का जो मेन होता है ना, बीच का जो पार्ट होता है यानी मेन विलेज होता है ना, तो वहाँ पर उनको रहने नहीं दिया जाता है। उनको क्या है उनका एक अलग से एरिया दे दिया जाता है और वहाँ पे वो क्या है उस कम्युनिटी के या उस हम कह सकते हैं एथनिक ग्रुप के लोग वहाँ पर डिसाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब कुछ सेक्शन हम बात कर सकते हैं विलेज के अंदर, उन्हें क्या है या तो वो चूजली या विलिंगली उस एरिया से वहाँ जाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, या उन्हें क्या है फोर्सली वहाँ से निकाल दिया जाता है फ्रॉम द मेन क्लस्टर और ग्रुप। या हम ये कह सकते हैं कि दैट इन अदर वर्ड्स दी सेटलमेंट डेवलप ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन और सेपरेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। यानी जो लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज है ना उसके अंदर क्या हमें सेपरेशन और फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बड़ा सा विलेज है बट यहाँ पर क्या सब चीज़ें क्लस्टर नहीं है ना, यहाँ पर क्या हमें बीच बीच में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब फ्रेगमेंटेशन इन द सेंस हमें क्या बीच बीच में क्लस्टर देखने को मिल रहे हैं। यानी इन सम वे और दी अदर जो है ना विलेज वो क्या है फ्रेगमेंट भी हो रहा है, और इन सम वे और दी अदर हमें क्या है यहाँ पर सेमी क्लस्टर देखने को मिल रहा है, यानी छोटे छोटे क्लस्टर भी हमें यहाँ पर विलेज के अंदर देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है? सोशल एंड एथनिक फैक्टर। और मेनली क्या ये रीजन है हमारे विलेज के अंदर ये वाले सेटलमेंट होने का। ओके, समझ में आ गया। अब हमने इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर ली, अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके फीचर्स। अब ये वाला जो सेटलमेंट है ना सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, तो ये अकर होता है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ विलेज, ऑक्यूपेशन बेस्ड सेग्रीगेशन, ऑनरशिप ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड, और ड्यू टू सोशल डिवीजन लाइक कास्ट और कम्युनिटी। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ये जो हो रहा है ना हमें सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट हमें हमारी कंट्री के विलेजेस में हमें देखने को मिल रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? या तो वो हो सकता है कि हमें विलेज का हमें क्या एक्सपेंशन देखने को मिल रहा हो, इस वजह से क्या है मेन विलेज से दूर कोई हमें छोटा क्लस्टर देखने को मिला हो, या क्या हो सकता है हमारे कंट्री के विलेजेस के अंदर हमें क्या ऑक्यूपेशन बेस्ड सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है, यानी ऑक्यूपेशन के बेसिस पर हमें क्या है एक एक कम्युनिटी के लोग अपना अपना क्लस्टर बना के रह रहे हो, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि लोगों ने क्या है अपने ऑनरशिप के चलते जो फ्रेगमेंटेड लैंड है उसके ऊपर अपने हाउसेस वगैरह बिल्ड कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और लास्ट वन जो क्या है मेनली हमारे इंडिया के विलेजेस में हमें देखने को मिलता है वो है सोशल डिवीजन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कास्ट और कम्युनिटी के बेसिस पर। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है जो डोमिनेंट कम्युनिटी है ना वो क्या है जो विलेज है ना उसका सेंट्रल पार्ट ऑक्यूपाई करती है, यानी जो मेन विलेज है ना उसका सेंट्रल पार्ट डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाई करती है। और वही अगर हम बात करें पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा, या हम कह सकते हैं ना जो थोड़ा वीकर हम कह सकते हैं कम्युनिटी या सेक्शन या स्ट्रेटा, वो क्या होता है हम कहें ना तो विलेज के क्या होते हैं वो आउटर पार्ट में क्या होते हैं वो सेटल होते हैं, यानी जो सेंट्रल पार्ट में कौन होता है डोमिनेंट कम्युनिटी, और वही जो विलेज है ना उसके आउटस्कर्ट में कह दो या हम उसके आउटर पार्ट में देखो कौन देखने को मिलेगा पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा, यानी लोअर स्ट्रेटा के लोग हमें क्या है विलेज के आउटस्कर्ट में या उसके आउटर पार्ट में देखने को मिलेंगे, और उसके सेंट्रल पार्ट में या मेन पार्ट में हमें कौन देखने को मिलेगा डोमिनेंट कम्युनिटी। समझ में आ गया? अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ये इस टाइप का जो सेटलमेंट है ना वो हमें कॉमनली देखने को मिलता है इन प्लेन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान एंड इवन इन सम ट्राइबल एरियाज, यानी गुजरात राजस्थान के प्लेन वाले एरियाज़ के अंदर और कुछ कुछ ट्राइबल एरियाज़ के अंदर हमें ये वाला सेटलमेंट देखने को मिलता है। कौन सा है? सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। किसी भी नाम को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है आपको अपना आंसर इस तरीके से आपको फ्रेम करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास हैमलेटेड सेटलमेंट, और ये आपका इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन अभी आया था ना, अभी हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर इस सेटलमेंट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या बोला गया इसके अंदर? हियर अ लार्ज विलेज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड हैमलेट्स। यानी यहाँ पर क्या होता है हैमलेटेड सेटलमेंट के अंदर एक लार्ज विलेज क्या होता है स्मॉल स्मॉल यूनिट के अंदर टूटा हुआ होता है या बिखरा हुआ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? हैमलेट। क्या बोलते हैं हम?
हैमलेट। यानी ये जो हैमलेटेड सेटलमेंट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो छोटी छोटी यूनिट्स बनी होती है विलेजेस के अंदर। विलेज तो लार्ज होता है बट इसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट बनी हुई होती है और उनका नाम क्या होता है, हैमलेट्स, है ना। अब ये जो हैमलेट्स है ना, या ये जो छोटी छोटी यूनिट है ना, इनका लोकल नेम क्या होता है, अगर हम इसे लोकली देखें तो इनका नाम होता है जैसे पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी एक्सेट्रा इन वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। यानी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या होता है हैमलेट्स, आपसे पूछा भी जा सकता है कि हैमलेट्स क्या होता है। तो लार्ज विलेज क्या होता है, स्मॉलर स्मॉलर यूनिट के अंदर क्या होता है, ब्रोकन होता है या ब्रोक डाउन होता है, और वो क्या होता है, उसको अगर हम देखें एक टर्म के अंदर तो वो क्या होता है, हैमलेट्स। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, ईच स्मॉल सेटलमेंट विच इज हैमलेट इज अ यूनिट एंड हैज अ नंबर ऑफ हाउसेज, सेवरल यूनिट ऑफ हैमलेट्स कलेक्टिवली फॉर्म अ विलेज। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि हमने अभी देखा कि क्या होता है, इसके अंदर लार्ज विलेज होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमें सेवरल, हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमारे हैमलेट देखने को मिलते हैं। अभी जो हैमलेट है ना, इसके अंदर भी क्या होता है, फर्दर हमें नंबर ऑफ हाउसेज देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब कि क्या होता है, एक बड़ा सा जो विलेज होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हमें हैमलेट देखने को मिलते हैं और इस हैमलेट्स को मिला के कलेक्टिवली हमें क्या है, विलेज देखने को मिलता है। पर ये जो हैमलेट है ना, इसके अंदर भी क्या होता है, हमें नंबर ऑफ हाउसेज देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब हमें क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग देखने को मिलते हैं। और इन नंबर ऑफ हाउसेज का क्लस्टर से क्या बनता है, हैमलेट। और जब बहुत सारे हैमलेट हमें देखने को मिलता है ना, तो उससे कलेक्टिवली क्या बनता है, विलेज। समझ में आ गया ना। इसके फीचर की बात करते हैं, क्या बोला गया इसके अंदर, दी सेटलमेंट्स आर फॉर्म ड्यू टू एथनिक एंड सोशल फैक्टर। क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्या हो रहा है, एक विलेज के अंदर हमें हाउसेज के क्लस्टर देखने को मिलते हैं, कभी यहाँ क्लस्टर देखने को मिल रहा है, कभी यहाँ। तो कहने का मतलब हमें जो सेटलमेंट के अंदर काइंड ऑफ हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ एथनिक एंड सोशल फैक्टर। यानी इसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ एथनिक या सोशल फैक्टर है। इसी वजह से क्या है, एक पूरा जो लार्ज विलेज है ना, वो क्या हैमलेट के अंदर बिखरा हुआ है, ओके। और क्या बोला गया इसके अंदर, ईच हैमलेट इज ऑफन इनहेबिटेड बाय अ पर्टिकुलर कास्ट और फैमिली ग्रुप। और क्या होता है, ईच हैमलेट, यानी मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे हैमलेट होते हैं, तो ईच हैमलेट क्या होता है, इनहेबिटेड होता है बाय अ पर्टिकुलर कास्ट और फैमिली ग्रुप। यानी ईच हैमलेट, यानी अगर हम एक हैमलेट को देखें ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के लोग देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं फैमिली ग्रुप के हमें यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर किस पर्टिकुलर कास्ट के लोग रह रहे हैं इस वाले हैमलेट के अंदर, इसके अंदर कौन से रह रहे हैं, और उनको कलेक्टिवली इनसे मिला के बनता है कौन, विलेज। यानी कहने का मतलब साथ में नहीं रहते हैं, एक एक कम्युनिटी का अपना अपना एक हैमलेट बना हुआ है जिसके अंदर क्या होता है, फर्दर नंबर ऑफ हाउसेज हमें देखने को मिलते हैं और उनसे कलेक्टिवली बनता है एक लार्ज विलेज। समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब ये जो हैमलेटेड सेटलमेंट है ना, ये पाया जाता है, ये हमें देखने को मिलता है इन मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालयास। कहाँ देखने को मिलता है ये, है ना, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालयास। तो यहाँ पर क्या है, हमें हैमलेटेड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, क्लियर है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। नाम से पता चल रहा है, यानी यहाँ पर क्या एकदम बिखरा बिखरा या आइसोलेटेड हमें सेटलमेंट देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, घर वगैरह जो चीज़ें हैं ना, वो क्या बहुत दूर दूर हमें देखने को मिलती है ना। यानी डिस्पर्स या बिखरे बिखरे हमें देखने को मिलते हैं, एक साथ या कॉम्पैक्टेड नहीं होते हैं, ओके। समझ में आ गया। और फटाफट से इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। सो हियर हाउसेस आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, सब चीज़ें यहाँ पर जितने सेटलमेंट है वो क्या होता है, यहाँ पर डिस्पर्स होते हैं, यानी कह सकते हैं हम यहाँ पर बिखरे बिखरे होते हैं। और इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पर जो है ना सेटलमेंट वगैरह, हाउसेस वगैरह, तो यहाँ पर क्या होता है, वो क्या एक दूसरे से फार होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और इन इंडिया इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हम हमारे इंडिया की बात करें ना, तो इस तरह का सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट। यानी एक कह सकते हैं ना कि एक पूरे जगह में आपको सिर्फ एक ही घर देखने को मिल रहा है ना, इतनी दूर दूर आपको एक या दो मकान देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब इंडिया के अंदर अगर इस तरह का सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है ना, तो वो अपीयर होता है हमें इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट, ठीक है। देन क्या बोला गया हमें कि द डिस्पर्स सेटलमेंट्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड टेरेन मेजरली। यानी क्या बोला गया इसके अंदर कि अगर हम देखें ना कि मेजरली इस टाइप का जो सेटलमेंट है ना, उसके फॉर्म होने के पीछे का रीज़न क्या है या ऐसा क्यों होता है। सो इसके अंदर मेजर रीज़न देखने को मिलता है हमें एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड टेरेन। यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ की जो टोपोग्राफी हम कह सकते हैं, या यहाँ का जो लैंडफॉर्म है ना, वो क्या एकदम हम कह सकते हैं स्मूथ नहीं है, रफ है या एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड है। तो हो सकता है कि इस वजह से हमें क्या है यहाँ पर डिस्पर्स या आइसोलेटेड सेटलमेंट
देखने को मिला हो, जिसके अंदर क्या है, कोई भी मकान या कोई भी हाउस क्या है एक साथ नहीं है, एक दूसरे से क्या है अलग अलग है या फार है, ठीक है। और हमारे इंडिया के अंदर अगर ऐसा हमें सेटलमेंट देखने को मिलता है ना, तो हमें किस तरह से अपीयर होता है, तो हमें अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट। समझ में आ गया ना। इसके फीचर की बात करते हैं। अब ये वाला जो सेटलमेंट है ना, ये हमें कॉमनली देखने को मिलता है इन हिली रीजन, फॉरेस्ट और वेयर एग्रीकल्चर नीड्स मोर लैंड। यानी कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ऐसा होने के पीछे का मेजर रीज़न क्या है, तो वो है एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड टेरेन, यानी एक जैसा नहीं है, फ्रेगमेंटेड लैंड हमें देखने को मिल रही है, तो इस वजह से हमें ऐसा सेटलमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है इस टाइप का सेटलमेंट, कहाँ पर, हिली रीजन के अंदर, ठीक है ना, फॉरेस्ट रीजन के अंदर, और ऐसी जगह जहाँ पर क्या एग्रीकल्चर को ज़्यादा लैंड चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, घर वगैरह क्या होते हैं यहाँ पर दूर दूर बने हुए होते हैं। देन क्या बोला गया, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो मेनली फाउंड इन मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एग्जाम्पल है जहाँ पर इस तरीके के सेटलमेंट हमें रूरल एरियाज़ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं इन आर कंट्री। ओके, समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या करा, हमने रूरल सेटलमेंट का हमने देखा क्लासिफिकेशन की क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्लस्टर सेटलमेंट है ना, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, देन क्या आता है हमारे पास हैमलेटेड, देन आता है हमारे पास डिस्पर्स सेटलमेंट हमें हमारी कंट्री के रूरल एरियाज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अब ऐसा होने के पीछे के फैक्टर्स क्या है, या ऐसा होने के पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों हमारी कंट्री के अंदर हमें इस टाइप के सेटलमेंट देखने को मिलते हैं कंट्री के रूरल एरियाज़ के अंदर। इसको हम फटाफट से यहाँ पर कवर करते हैं। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ऐसा होने के पीछे के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या है। सो क्या है इसके अंदर, देयर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। यानी ऐसे क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स और कंडीशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो इतने सारे फैक्टर्स है ना, उन्हें क्या हमने 3 हेडिंग्स के अंदर कवर करा है। कौन कौन सी है वो, फिजिकल फैक्टर्स, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, एंड लास्ट वन है हमारा सिक्योरिटी फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आ जाता है जैसे नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड यानी हाइट, है ना, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा। यानी ये क्या फिजिकल फैक्टर्स है, यानी नेचुरल फैक्टर्स है, जिनकी वजह से हमें क्या है इस तरह का सेटलमेंट हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर क्या कई कई तो मकान बहुत ज़्यादा या हाउसेस वगैरह बहुत ज़्यादा एकदम पास में है ना, कई कई बहुत दूर है, कहीं पे क्या हमें क्लस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से है ना, इन फैक्टर्स की वजह से हमें वो देखने को मिल रहा है जो कि क्या यहाँ पर नेचुरल है। और अगर हम यहाँ पर एथनिक और कल्चरल फैक्टर्स की बात करें ना, तो इसमें आ जाता है जैसे सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। यानी इस बेसिस पे भी क्या है हमें कंट्री के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें इस तरीके के रूरल सेटलमेंट के अंदर हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आता है सिक्योरिटी फैक्टर। अब इसके अंदर क्या आता है, डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरीज। यानी क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी क्या है ना, रीजन वाइज हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमारी कंट्री के रूरल एरियाज के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। नाउ हम पढ़ेंगे हमारा अर्बन सेटलमेंट। तो क्या कर लिया हमने, इसी के साथ हमारा रूरल सेटलमेंट कवर कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ पर हमारा अर्बन सेटलमेंट। अब इसके अंदर क्या है, सो यहाँ पर बोला गया है मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। वही प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ है ना, उसके अंदर मेजरली हमें किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, तो उसके अंदर रूरल सेटलमेंट के अंदर जो पीपल रह रहे हैं ना, तो उनका हमें मेजरली वहाँ पर एंगेजमेंट देखने को मिलता है। बट अगर हम यहाँ की बात करें ना अर्बन सेटलमेंट की, तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पीपल कहाँ एंगेज होते हुए मिलेंगे हमें, तो वो हमें एंगेज होते हुए मिलेंगे इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ या इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। समझ में आ गया। देन आता है हमारे पास हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन से भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर से, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी है बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है ये वाला जगह, तो इसी वजह से हमें क्या है यहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। ओके, देन क्या बोला गया है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा, सब चीज़ें हमें क्या है यहाँ पर वेल डेवलप देखने को मिलती है किसके अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर। सो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हमें डेवलप या वेल डेवलप हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कहाँ पर, अर्बन सेटलमेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमें इसके अंदर बोला गया है कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। यानी जो अर्बन सेटलमेंट है उसके अंदर क्या हमें कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या इतने ज़्यादा हमने देखा था ना कि रूरल एरियाज़ के अंदर क्या होता है, लोग में एकदम मेल जोल बहुत ज़्यादा होता है, बट ऐसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, लोगों का काम के लिए जो है ना एंगेजमेंट ज़्यादा होता है और एक दूसरे से इतना इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलता है, जितना रूरल एरियाज़ के अंदर होता है ना उतना हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सो हियर बाय यहाँ पर क्या है,
सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ हमें क्या है, समवॉट हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। ठीक है, देन क्या बोला गया है, हियर टाउन्स आर इंपॉर्टेंट अर्बन सेटलमेंट इन द कंट्री, और कंट्री के अंदर इंपॉर्टेंट अर्बन सेटलमेंट कौन है, तो वो है टाउन्स। ठीक है, देन क्या बोला गया इसके अंदर, सिटीज एंड टाउन्स बोथ आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद विलेजेस। यानी क्या है, इसके अंदर क्या बोला गया कि जो सिटीज और जो टाउन्स है ना, वो क्या है, इन सम वे और दी अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कनेक्टेड मिलते हैं विद द विलेजेस। क्यों है ऐसा, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विथ ईच अदर। यानी यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, आपस में गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं विथ ईच अदर। कैसे करते हैं, इधर डायरेक्टली और थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट, टाउन्स एंड सिटीज़। तो क्या बोला गया इसके अंदर ओवरऑल कि जो सिटीज़ और जो टाउन है ना, वो क्या इन सम वे और दी अदर क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट करते हैं विद द विलेजेस। कि कैसे करते हैं, कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इधर डायरेक्टली और थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट, टाउन्स एंड सिटीज़। फाइन, नाउ हमारे पास आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। पहले हमने जो पढ़ा था वो था रूरल सेटलमेंट का, है ना, टाइप। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे टाउन्स का, यानी हमारे अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम बेसिकली यहाँ पर 2 बेसिस की बात करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, और हम उसके बाद देखेंगे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। यानी 2 बेसिस के ऊपर क्या करा गया है, हमारे कंट्री का अर्बन सेटलमेंट हम कह सकते हैं, उसे क्या है, क्लासीफाई करा गया है। फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन के बेसिस पर किस तरह से हमारी कंट्री के जो टाउन है ना, उन्हें क्लासीफाई करा गया है, उनको फटाफट से यहाँ पर कवर करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर एंशिएंट टाउन, है ना, एंशिएंट टाउन। तो इसके अंदर क्या है, दीज टाउन्स हैव डेवलप अराउंड 2000 ईयर्स अगो। तो क्या है, एंशिएंट टाउन नाम से पता चल रहा है, यानी जो है ना एंशिएंट पीरियड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो वाले टाउन। तो ये जो टाउन है ना, वो क्या है, डेवलप हुए थे अराउंड 2000 ईयर्स अगो। और ये क्या है, ऑफन यानी मेजरली हम देखें ना, तो पहले कैसे हुआ करते थे, रिलीजियस, कल्चरल और ट्रेड सेंटर इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। यानी अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें ना, तो उस समय ये जो टाउन्स है ना, उस समय तो वो क्या थे, ऑफन या मोस्टली हमें देखने को मिलते थे एज रिलीजियस, कल्चरल और ट्रेड सेंटर्स। और डेवलप कब हुए थे, तो वो हुए थे अराउंड 2000 ईयर्स अगो। कौन से टाउन, एंशिएंट टाउन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया इसके अंदर कि इट शोज आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो क्या है, जाहिर सी बात है कि क्या है, ये जो टाउन्स है ना, ये क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन के समय हमें देखने को मिलते थे। तो इसी वजह से क्या शो करता है हमें आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये क्या हिस्ट्री के टाइम से बने हुए आ रहे हैं ना, तो इसी वजह से ये क्या शो करता है हमें आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। यानी इन टाउन से हमें क्या है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या इन टाउन्स के, तो वो है वाराणसी, पाटलिपुत्र, जिसे हम अभी बोलते हैं पटना, मदुरई, उज्जैन एक्सेट्रा। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल बच्चों आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था ना, उनको एनालाइज करा था कि यहाँ पर क्या है, इनके एग्जाम्पल को लेकर यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे यहाँ पर अरेंज करने को बोला गया है कि आप क्या करो, ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट में लगाओ। तो ओल्डेस्ट में पहले आ जाएंगे ये वाले टाउन, है ना, एंशिएंट वाले, फिर उसके बाद आ जाएंगे थोड़े मिडिवल वाले, और एंड में आएंगे यहाँ पर हमारे पास मॉडर्न वाले। तो कहने का मतलब इनके एग्जाम्पल को आपको अच्छे से याद रखना है, तभी क्या है, आप इनको अरेंज कर पाओगे, है ना। देन आता है हमारे पास मिडिवल टाउन। ठीक है, जो क्या है, मिडिवल पीरियड के ड्यूरिंग थे। ठीक है, और ये कैसे बने थे, ऑन रूइंस ऑफ एंशिएंट टाउन। यानी क्या है, जो एंशिएंट टाउन था ना, तो उनके रूइंस के ऊपर ही कौन बना, मिडिवल टाउन। ठीक है, यानी क्या, जो एंशिएंट टाउन हो गए थे ना, तो आपको पता है पहले कितना ज़्यादा वॉर वगैरह, कन्फ्लिक्ट वगैरह होता था। तो कहने का मतलब जो एंशिएंट टाउन का जो रूइन हुआ था ना, तो उनके ऊपर ही कौन बना, या उनके ऊपर ही इमर्ज होके कौन आया सामने, तो वो था मिडिवल टाउन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। ठीक है, और क्या है, ये वाले टाउन है ना, मिडिवल टाउन, ये हुए थे डेवलप एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स बाय मिडिवल किंग एंड सुल्तान्स ऑफ इंडिया। यानी मिडिवल में आपको पता है क्या थे, सुल्तान्स वगैरह थे, है ना, और जो मिडिवल किंग थे ना, तो उनके किंगडम के तौर पे, और जो प्रिंसिपैलिटीज है ना, उनके हेडक्वार्टर्स के लिए क्या हुआ, इमर्ज हुआ कौन, मिडिवल टाउन, जिसमें क्या हुआ था, ये क्या बना, प्रिंसिपैलिटीज का हेडक्वार्टर। और उस समय जो मिडिवल किंग और जो सुल्तान्स थे ना, जो रूल कर रहे थे मिडिवल पीरियड के अंदर, तो उनके किंगडम के तौर पर भी क्या हुआ, सामने आए कौन, मिडिवल टाउन, जो क्या है, बने ऑन द रूइंस ऑफ एंशिएंट टाउन। यानी जो एंशिएंट टाउन था ना, तो उसके रूइंस, यानी बहुत से टाउन्स ऐसे हो गए थे ना, जो थोड़े रूइन हो गए थे, तो उनके ऊपर बना कौन, मिडिवल टाउन, जो क्या हुआ, डेवलप हुआ एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम बाय मिडिवल किंग्स एंड सुल्तान्स ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। और इनका नंबर कितना है, या कितने ही है, तो ये है 100। ठीक है, कीप इन माइंड कितने टाउन्स है मिडिवल टाउन्स, तो वो है 100। देन क्या बोला गया है, मैनी वर फोर्टिफाइड विद पैलेसेस, मॉस्क, टेम्पल एंड मार्केट। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि बहुत सारे टाउन्स इसके अंदर क्या थे, फोर्टिफाइड थे, है ना। यानी बहुत समय क्या था, किले वगैरह होते हैं ना, वो बने हुए थे, या बहुत समय क्या है, एक तरह से कह सकते हैं फोर्ट, या एक बाउंड्री हम कह सकते हैं, वो बनी हुई थी सबके अंदर, जिससे क्या मतलब उनका जो किंगडम है ना, उसे क्या एक तरह से प्रोटेक्शन मिले, कि कोई भी अंदर जो भी है ना, उनका जो
राइवल वो क्या एकदम इजीली नहीं आ सके। तो कहने का मतलब बहुत सारे जो मिडिवल टाउन थे ना, तो उस समय क्या थे, वो फोर्टिफाइड थे, है ना। मेजरली में आपको देखने को मिलेगा इन टाउन्स के अंदर आपको किले वगैरह, है ना, जो फोर्ट वगैरह है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो मेनी टाउन्स, जो मिडिवल टाउन्स है ना, सो मैनी मिडिवल टाउन्स वर फोर्टिफाइड विथ पैलेसेस, मॉस्क, टेम्पल एंड मार्केट्स। समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या बोला गया इसके अंदर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, आगरा, लखनऊ एक्सेट्रा। तो ये क्या है, हमारे मिडिवल टाउन जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास मॉडर्न टाउन। इसके अंदर क्या होता है, सो इट डेवलप अंडर ब्रिटिश रूल और पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट इज आफ्टर 1947। यानी ये क्या है, ये वाला टाउन है ना, ये क्या है, ब्रिटिश रूल के अंडर, और हम कह सकते हैं उनके बाद भी, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब मिली थी हमें, इन द ईयर 1947। तो कहने का मतलब ब्रिटिश के पीरियड से ही, और उससे लगाते लगाते आप हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम भी ले लो, यानी इंडिपेंडेंस के बाद तक भी जो हमें टाउन्स देखने को मिल रहे हैं ना, तो वो क्या है, हमारे मॉडर्न टाउन्स, ठीक है, विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड रोड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी आज का जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हमें इन टाउन्स के अंदर देखने को मिलेगा। वाइड रोड्स, छोटी छोटी सड़कें हमें देखने को मिलेगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। Okay, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोला गया इसके अंदर, मॉडर्न टाउन्स डेवलप ड्यू टू वेस्टर्न प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि क्या है, जो मॉडर्न टाउन्स है ना, वो डेवलप हुए ड्यू टू वेस्टर्न प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। मैनी वर port cities, administrative capitals and industrial towns। ओके तो क्या है, इसके अंदर ये बोला गया है कि जो मॉडर्न टाउन है ना, वो डेवलप क्यों हुए या कैसे हुए, तो वो हुए ड्यू टू वेस्टर्न प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसी के चलते क्या हुआ, इसमें हमें बहुत सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें पोर्ट सिटीज़ देखने को मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स हमें देखने को मिलती है, और इंडस्ट्रियल टाउन हमें मॉडर्न टाउन्स के अंदर क्या है, देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिनके अंदर क्या हमें मेजरली हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न प्लानिंग, यानी ब्रिटिशर्स वगैरह बनाए थे ना, तो ये क्या, इसके अंदर हमें वेस्टर्न प्लानिंग देखने को मिलती है। और इसके अंदर क्या हमें एडमिनिस्ट्रेटिव नीड की वजह से ये क्या है, हमें ये वाले टाउन्स बनाने को देखने को मिले, और साथ ही साथ उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का एडवेंट भी हमें देखने को मिल रहा था। तो उसी के चलते क्या है, हमारे जो मॉडर्न टाउन्स है ना, उसके अंदर मेजरली हमें क्या है, पोर्ट सिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स और इंडस्ट्रियल टाउन हमें मॉडर्न टाउन्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बॉम्बे, ठीक है। पहले का नाम था बॉम्बे, अब है मुंबई। देन आता है मद्रास, और अभी करंट नेम है उसका चेन्नई। देन आता है कैलकाटा, जिसका अभी करंट नेम है कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर एक्सेट्रा। तो ये क्या हमारे मॉडर्न टाउन्स है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल आपसे अरेंज करने को लेकर पूछा जा सकता है, जैसा अभी इस वाले एग्जाम के अंदर बोला गया है। ओके, कीप इन माइंड। तो क्या हमने इसी के साथ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन जो क्लासिफिकेशन था ना अर्बन सेटलमेंट का, वो क्या हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन या हमारे टाउन्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन के बेसिस पे हमारी कंट्री का जो अर्बन सेटलमेंट है ना, उसे क्या यहाँ पर क्लासिफाई करा जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया इसके अंदर एक बात, कि दो ईच टाउन परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन बट सिटीज एंड टाउन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे परफॉर्म। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी टाउन क्या सिर्फ एक ही काम करता है ना, वो क्या करता है, अ नंबर ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है, बट उनका कौन सा डोमिनेंट या स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ठीक है, जो वो परफॉर्म करता है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफाई करा गया है हमारी कंट्री के अर्बन सेटलमेंट के टाउन को, ठीक है। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में कि क्या है, यहाँ पर सभी चीज़ें दो सारी टाउन्स परफॉर्म करते हैं, बट कुछ ना कुछ हर चीज़ की स्पेशलिटी होती है ना, तो उनके स्पेशलिटी के तौर पे या उनके डोमिनेंट जो फंक्शन है ना, उसको देखते हुए यहाँ पर क्या है, इनको क्लासिफाई करा गया है। किसको, हमारी कंट्री के अंदर जो टाउन्स है ना, उनको, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम 9 क्लासिफिकेशन हमारे टाउन्स के पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। कितने पढ़ने वाले हैं, 9 क्लासिफिकेशन हम हमारे कंट्री के टाउन्स के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यानी समथिंग विच इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यहाँ पर हमें इसका रिलेवेंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। तो क्या इसके अंदर सर्व एज सेंटर्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यहाँ पर क्या एक ऐसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर के तौर पे ये वाले टाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें आता है जैसे कैपिटल सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक जैसा हमें यहाँ पर सेंटर देखने को मिलता है, किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आता है जैसे कैपिटल सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। फाइन। देन आता है हमारे पास दीज टाउन्स है गवर्नमेंट ऑफिसेज, हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन। अभी जो टाउन है ना एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक है, हेडक्वार्टर्स और हमें ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के अंदर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल
को अगर हम देखें ना तो यहाँ पर आ जाते हैं जैसे न्यू दिल्ली, जो कि क्या है हमारी कंट्री की नेशनल कैपिटल है। देन आता है हमारी स्टेट कैपिटल जैसे चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ना उनके सेंटर्स के काम करते हैं। और सेंटर कौन होगा, कंट्री की कैपिटल, चाहे वो नेशनल कैपिटल हो या स्टेट कैपिटल हो, तो वो क्या होगी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के अंदर आएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर इनका मेजर फंक्शन क्या है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर होना। ठीक है, देन आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल टाउन, यानी यहाँ पर नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज का हमें क्या है मेजरली यहाँ पर काम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिस टाउन्स आर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री, है ना, यानी यहाँ पर क्या हमें मेजरली हमें डोमिनेंस देखने को मिलेगा कि इसका इंडस्ट्री का। देन क्या बोला गया है, दे आर डेवलप अराउंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड इंडस्ट्रियल प्लांट, यानी ये वाले जो टाउन है ना वो क्या हमें मेजरली डेवलप होते हुए मिलेंगे अराउंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, और यहाँ पर ये क्या ऑफर करता है ये वाला टाउन, तो ये क्या है प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वहाँ पर हमें ये सब देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या है सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर मेजरली हमें किसका डोमिनेशन देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री का। तो इसी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ले लो, है ना, यानी यहाँ पर मेजरली जो काम मिलेगा ना वहाँ के लोगों को वो क्या इंडस्ट्री का काम मिलेगा। तो कहने का मतलब जो रोजगार भी मिल रहा है वो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड ही मिल रहा है। और साथ ही साथ हमें जो यहाँ पर जो मेजरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ना उसके अंदर भी हमें मेजरली उनका कहीं ना कहीं हमें रिलेवेंस देखने को मिलेगा टू द प्रोडक्शन, यानी कहने का मतलब उसका कहीं ना कहीं हमें कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा टू द इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो वो है जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर एक्सेट्रा, यानी जो भी हमने जो टाउन्स वगैरह है ना जहाँ पर हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ हमें देखने को मिलती है ना, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, उसके आसपास जो टाउन देखने को मिलेगा ना तो वो कौन सा होगा, हमारा इंडस्ट्रियल टाउन। देन आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट टाउन, और इसे क्या बोलते हैं हम, कनेक्टिविटी हब्स, यानी ये क्या होता है मेजरली यहाँ पर ये जो टाउन्स है ना ये क्या होता है लोकेटेड होते हैं एट ट्रांसपोर्ट जंक्शंस, यानी ट्रांसपोर्ट जंक्शन हो गया जैसे किसका हो गया, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड सी पोर्ट्स, तो उनके जंक्शन पे हमें ये वाले टाउन्स देखने को मिलेंगे। कौन से, ट्रांसपोर्ट टाउन। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है कनेक्टिविटी हब्स बोलते हैं। किनको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट टाउन को क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी हब्स, क्योंकि ये क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट जो है ना उनके जंक्शन पे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, और यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होता है इन टाउन्स और सिटीज़ का, तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, और ये क्या होता है ऑलवेज बिजी इन ट्रांसपोर्टिंग कमोडिटीज़ टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़, और ये क्या होता है हमें हमेशा बिजी देखने को मिलते हैं इन ट्रांसपोर्टिंग कम्युनिटीज़ टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़, यानी जो आइटम्स या कम्युनिटी जो सामान वगैरह होता है ना तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में ये क्या होता है हमें हमेशा बिजी देखने को मिलते हैं टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़। समझ में आ गया। और इसी वजह से ये क्या होते हैं ये वाले टाउन्स क्या होते हैं, कनेक्टिविटी हब्स। कौन होते हैं, ट्रांसपोर्ट टाउन्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो इन ट्रांसपोर्ट टाउन के एग्जाम्पल है जैसे कांडला, कोची, आगरा, मुगल सराय, इटारसी एक्सेट्रा। तो ये क्या है बेसिकली जो है कनेक्टिविटी हब से जहाँ पर क्या है ये ऑलवेज बिजी हमें देखने को मिलते हैं इन ट्रांसपोर्टिंग कम्युनिटीज़ टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़। ठीक है, समझ में आ गया ना। हमारे पास हमारा नेक्स्ट टाउन आता है वो है कमर्शियल टाउन। ठीक है, यानी यहाँ पर कमर्शियल वाला काम बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है या डोमिनेंट फंक्शन इनका होता है क्या, कमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला गया है, दिस टाउन फोकस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़, यानी कहने का मतलब ये वाला टाउन है ना इनका मेजर फोकस होता है ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़। अब इसके अंदर आ जाता है जैसे होलसेल, रिटेल, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ये सब इनके अंदर मेजरली एक्टिविटीज़ आ जाती है। तो कहने का मतलब ये जो टाउन्स है इनका मेजरली हमें फोकस देखने को मिलता है ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है ये वाले टाउन क्या होते हैं, ट्रेडिंग हब्स। क्या होते हैं, ट्रेडिंग हब्स। ओके, कीप इन माइंड। और क्या बोला गया इसके अंदर, हियर बाय दिस टाउन सर्व एज मार्केट प्लेसेस एंड ट्रेडिंग हब्स। तो इसी वजह से ये जो टाउन है ना ये हमें सर्व करते हैं एज मार्केट प्लेसेस एंड ट्रेडिंग हब्स। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या है जैसे मुंबई, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद एक्सेट्रा। ओके, कीप इन माइंड। देन हमसे बोला गया है यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, तो वो है माइनिंग टाउन, यानी ये वाले टाउन है ना यहाँ पर माइनिंग क्या है, एक डोमिनेंट फंक्शन है। ठीक है, या माइनिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी है ना उनका क्या है यहाँ पर डोमिनेंस है। और क्या बोला गया इसके अंदर उसको पढ़ लेते हैं। सो दीज टाउन्स आर लोकेटेड नियर माइनिंग जोन्स, और ये क्या है ऑफन ग्रो अराउंड मिनरल रिच एरियाज, यानी कहने का मतलब ये वाले टाउन है ना वो लोकेटेड होते हैं नियर माइनिंग जोन्स, और मेजरली ये ऑफन यहाँ पर ये वाले जो टाउन है ना इनका ग्रोथ है ना मेजरली हमें देखने को मिलता है अराउंड मिनरल रिच एरिया, यानी ऐसी जगह जहाँ पर क्या है उस पर्टिकुलर मिनरल की क्या है अबंडेंस है ना, तो वहाँ पर ये वाले टाउन क्या है अच्छे फर्निश करेंगे, है ना। तो इसी वजह से कहने का मतलब यहाँ पर क्या है ये वाले टाउन है ना वो क्या है माइनिंग जोन के नियर लोकेटेड होते हैं।
और ऑफन ग्रो करते हैं अराउंड मिनरल रिच एरियाज। ओके, देन क्या बोला गया इसके अंदर, दे प्रोवाइड हाउसिंग एंड सर्विसेज फॉर माइंड वर्कर्स। और ये वाले जो टाउन्स है ना, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग एंड सर्विसेज, किसके लिए, फॉर माइंड वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनिंग वाला काम है, तो करने कौन आएगा, माइनिंग वर्कर्स। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, ये माइनिंग वर्कर्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है हाउसिंग एंड सर्विसेज। समझ में आ गया। अब ये जो माइनिंग टाउन्स है ना, इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिगबोई, ठीक है, जहाँ पर क्या मेजरली हमें ऑयल वगैरह के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। देन आता है रानीगंज, जहाँ पर क्या हमें कोल रिजर्व देखने को मिलते हैं। देन आता है खेतवी, है ना, राजस्थान के अंदर, जहाँ पर क्या हमें कॉपर का हमें क्या है, अबंडेंस देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब जहाँ पर क्या है, माइनिंग जोन है ना उस पर्टिकुलर मिनरल का, तो वहाँ पर क्या होगा, क्या डेवलप होगा, वहाँ पर माइनिंग टाउन, जहाँ पर मेजरली एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करी जाएगी, माइनिंग। और इसी वजह से ये क्या करता है, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करता है माइनिंग वर्कर्स को। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ हमारे पास नेक्स्ट इसका टाइप आता है टाउन का, तो वो है गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। ठीक है, क्या है, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। अब इसके अंदर क्या है, दिस टाउन डेवलप प्राइमरीली फॉर डिफेंस एंड आर्मी एक्टिविटीज। किसके लिए होते हैं, फॉर डिफेंस एंड आर्मी एक्टिविटीज। ठीक है, सो इट इज सर्व एज बेसिस फॉर मिलिट्री एंड डिफेंस ऑपरेशन। और इसी वजह से ये क्या करता है, बेस का काम करता है फॉर मिलिट्री एंड डिफेंस ऑपरेशन। और ये क्या है, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस होता है बाय द मिलिट्री, यानी हियर बाय इन्हें क्या है, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कौन करता है, मिलिट्री। और एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे अम्बाला, जालंधर, मेरठ एक्सेट्रा। और बच्चों बीच में एक छोटा सा पोस्ट लेके बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, या समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ एक बार इसको वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने वन फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमारे पास नेक्स्ट टाउन आता है, हमारे पास एजुकेशनल टाउन। अब यहाँ पर क्या हमें इस वाले टाउन के अंदर क्या हमें एजुकेशनल एक्टिविटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, या हमें यहाँ पर डोमिनेंट फंक्शन क्या मिलेगा देखने को, एजुकेशन। ठीक है, यानी क्या बोला गया इसके अंदर, दीज टाउन्स इवॉल्व अराउंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन। यानी क्या, इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन के अराउंड कौन डेवलप हुआ है, एजुकेशनल टाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, दे आर सेंटर अराउंड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। और इसी वजह से ये क्या होता है, सेंटर अराउंड होते हैं बाय यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। और ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट को और रिसर्चर्स को, क्योंकि यहाँ पर कौन आएगा, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, टीचर्स वगैरह, है ना। तो इसी वजह से क्या करता है, स्टूडेंट, प्रोफेसर्स हो गए, है ना, रिसर्चर्स हो गए, तो उनको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है कौन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके फाइन। अब ये जो एजुकेशनल टाउन्स है ना, इसका एग्जांपल क्या है, तो वो है अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर क्या है, मेजर हमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह या स्कूल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो इनके अराउंड जो टाउन डेवलप हुआ है ना, तो वो कौन सा है, एजुकेशनल टाउन, जो क्या है, अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को और रिसर्चर्स को। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सो दीज टाउन्स आर फेमस फॉर पिलग्रिमेज, रिलीजियस वर्शिप और कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो क्या बोला गया है कि ये जो टाउन है ना, वो फेमस होते हैं फॉर पिलग्रिमेज, है ना, रिलीजियस वर्शिप और कल्चरल सिग्निफिकेंस। कौन होता है, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन। ऐसा नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलती है, या ड्यू टू कल्चरल सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और रहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर मेन हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस इन टाउन का हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अ लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, डिवोटीज एंड रिलीजियस स्कॉलर्स। और ये टाउन क्या करता है, इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, है ना, और डिवोटीज और जो रिलीजियस स्कॉलर्स है ना, उन्हें क्या करते हैं, वो ऐसे वाले टाउन अट्रैक्ट करते हैं। देन आता है हमारे पास, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है लोकल इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के चलते क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, डिवोटीज आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स आते हैं। सो ये क्या करता है, इन सम वे और द अदर टाउन का रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो ये क्या करता है, वहाँ की लोकल इकोनॉमी और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को करता है, वो सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी इसी के चलते वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, तो इससे क्या होता है, वहाँ की इकोनॉमी में पैसा आता है, और इसी वजह से वो क्या करता है, वहाँ की लोकल इकोनॉमी और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को करता है, वो प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, जैसे अजमेर, वाराणसी, अमृतसर, पुष्कर, पुरी एक्सेट्रा। यानी जो रिलीजियस या कल्चर से जुड़े हुए जितने भी टाउन है ना, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी इंडिया के अंदर। ओके, देन आता है हमारे पास टूरिस्ट टाउन। अब इसके अंदर क्या है, दिस टाउन आर डेवलप ड्यू टू नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल हेरिटेज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट। अब ये जो टाउन्स है ना, वो डेवलप हुए ड्यू टू नेचुरल ब्यूटी, किसी भी जगह की नेचुरल ब्यूटी है उसके चलते, वहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसके चलते,
वहाँ का कल्चरल हेरिटेज को देखते हुए, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई एंजॉयमेंट का कोई फैसिलिटीज हमें देखने को मिल रही है, यानी रिक्रिएशनल हमें कोई फैसिलिटी देखने को मिल रही है ना, तो इसी से क्या करता है वो ऐसा टाउन क्या करते हैं वहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऐसा नेम सजेस्ट यहाँ पर क्या है, टूरिस्ट टाउन, यानी मेनली यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी डोमिनेंट है, तो वो है टूरिज्म। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनके चलते ऐसी जगह या ऐसे टाउन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। अब बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, सभी यहाँ पर आते हैं। डोमेस्टिक यानी विद इन द टेरिटरी वाले, है ना, लोकल जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो भी उस जगह पे जाते हैं विजिट करने या उसको घूमने, और बाहर के भी लोग आते हैं ना, तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि ऐसी जगह पे या ऐसे टाउन पे क्या होता है, ये क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या चाहे वो इंटरनेशनल हो, सभी को क्या करता है, ये वाला टाउन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी यहाँ पर डोमिनेंट एक्टिविटी क्या हुई, टूरिज्म। फाइन, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो वह है जयपुर, उदयपुर, गोवा, आगरा, शिमला एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है ऑफ टूरिस्ट टाउन। ओके, समझ में आ गया, तो इसी के साथ क्या कर लिया हमने, हमारा जो टाउन्स है ना उसके क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दो बेसिस पर हमने कवर करा था, एक था ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन और सेकंड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दोनों ने क्या कर लिया, हमने कवर कर लिया। समझ में आ गया। अब हम फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके से हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है, उनके हम फटाफट से यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब बात करने से पहले सबसे पहले हम ये तो समझेंगे ना कि अर्बनाइजेशन क्या होता है। सो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अर्बनाइजेशन इज अ इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज, यानी अर्बन एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है ना उनका इंक्रीमेंट, तो वो क्या होता है, अर्बनाइजेशन। क्या होता है, जो अर्बन एरियाज है ना उनके अंदर जो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रह रही है ना, तो उनके अंदर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, तो वो क्या होता है, अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण। यानी कहने का मतलब जो शहरी इलाका है ना, तो वहाँ पर उनकी जो पॉपुलेशन है ना, जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो उसमें इंक्रीमेंट होना, तो वो क्या होता है, अर्बनाइजेशन। समझ में आ गया ना। इसके आप ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कैसा क्या हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है, उनके फटाफट से यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है स्लो बट स्टेडी ग्रोथ, यानी हमारी कंट्री के अंदर जो अर्बनाइजेशन आ रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली आ रहा है, यानी क्या है, हल्की हल्की या क्या है, थोड़ी थोड़ी हमें क्या इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो क्या बोला गया इसके अंदर पॉइंट, इंडिया हैज एक्सपीरियंस लो अर्बनाइजेशन कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। तो क्या है, अगर हम हमारी कंट्री को डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर करें ना, तो हमारे अंदर क्या है, कंट्री के अंदर जो स्लो अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें एज पर सेंसस 2011, तो क्या हमारी कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रिसाइड कर रही थी वो कितनी थी, 31.16%। कितनी थी, 31.16%। यानी इस समय क्या था, जो बचा हुआ आप देख लो, क्या था, रूरल एरिया की पॉपुलेशन। तो उस समय क्या था, बहुत कम पॉपुलेशन थी किसकी, अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की। बट अगर हम उसी के साथ अगर हम यहाँ पर इसे कंपेयर करें 1901 में जो सेंसस हुआ था ना उसके साथ, उस समय जो है ना कंट्री के अंदर अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की जो है ना प्रोपोर्शन वो कितनी थी, 10.84%। तो अभी क्या है, अगर हम 2011 से इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर इंक्रीमेंट तो आया है ना, ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट नहीं आया है, इंक्रीमेंट तो आया है, बट वो क्या है, स्लोली स्लोली आया है। यानी यहाँ पर हमें क्या स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी एकदम हमें इतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है, धीरे धीरे हमें क्या है, हमारी कंट्री की अर्बनाइजेशन देखने को मिल रही है, या जो अर्बन पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है ना उसमें क्या हमें धीरे धीरे क्या है, हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अब हमारे कंट्री के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन है ना उनका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ स्टेट में तो क्या है बहुत ज़्यादा है, किसी में क्या है बहुत कम है। तो यही बात इसके अंदर बोला गया है कि अर्बनाइजेशन इज अनइवन अक्रॉस इंडियन स्टेट, कि ये क्या है, हमें हाई देखने को मिलती है इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, दिल्ली। यानी यहाँ पर क्या है, हमें ज़्यादा नंबर हमें देखने को मिलता है अर्बन पॉपुलेशन का, या ज़्यादा प्रोपोर्शन हमें देखने को मिलता है अर्बन पॉपुलेशन का, किसके अंदर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, दिल्ली। ओके, बट वही उसके कंट्रास्ट में अगर हम ऐसे स्टेट्स देखें ना जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कम है, तो वो है जैसे बिहार, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारी कंट्री के जो स्टेट्स है ना वहाँ पर क्या है, अर्बन पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन क्या है, इवन नहीं है, अनइवन है, यानी कई स्टेट में तो ज़्यादा है, कहीं पे क्या है, कम है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अर्बनाइजेशन, यानी अब हम यहाँ देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्या है अर्बनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या इनके चलते क्या होता है कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, तो वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, देन आता है ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, देन आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और क्या आता है एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इनके चलते क्या है, या ये क्या करता है, सम वे और द अदर, ये जो फैक्टर्स है ना ये क्या है, सम वे और द अदर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अर्बनाइजेशन को। ओके, देन आता है हमारे पास अर्बनाइजेशन चैलेंजेस इन इंडिया। ठीक है, अब हमारे इंडिया को अर्बनाइजेशन को लेकर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को
पढ़ते हैं उनके फटाफट से यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर ओवर क्राउडिंग, यानी यहाँ पर क्या है, आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और बाहर से भी लोग यहाँ पर माइग्रेट करके आ रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो इस वजह से लोग क्या है यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो एरिया है ना, अर्बन एरिया, यहाँ पर क्या हो जाती है, ओवर क्राउडिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देन आता है यहाँ पर स्लम्स एंड होमलेसनेस, और जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा लोग हैं और हाउसिंग फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो क्या होता है, स्लम्स वगैरह हमें उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है और बहुत से लोग तो बेघर भी हो जाते हैं, यानी होमलेसनेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन आता है अनएम्प्लॉयमेंट, वही बात कि इतने ज़्यादा लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, तो इस वजह से हमारी कंट्री के अर्बन एरियाज़ में हमें क्या देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी। देन आता है पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट इशू, और इसी के साथ क्या होता है, हमें हमारी कंट्री के अर्बन एरियाज़ के अंदर पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर भी हमें क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी अर्बन एरियाज़ के अंदर नहीं है। तो इसी की वजह से क्या है, हमारी इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन को लेकर ये सब चैलेंजेस फेस करने को पड़ते हैं। और बच्चों ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा है, आपको यहाँ पर मेन कीवर्ड्स यहाँ पे लिख दिए हैं, और अभी आपसे जब पूछा जाएगा ना आपकी एग्जाम के अंदर, तो आप क्या इन कीवर्ड्स को थोड़ा सा आप एलोबरेट करके लिखोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। और काम ये करना कि जब भी आपका आंसर लिखो ना, तो इन कीवर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है, तो एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा। समझ में आ गया? और इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेजरली, ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पर, कीवर्ड लिख के बता दिए हैं। फिर आता है हमारे पास मेजर फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से मेजर्स है जो इंश्योर करेगा सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट। तो कौन कौन से मेजर है वो, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप क्या कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे क्या कर दो, स्ट्रेंथन कर दो, है ना। देन आता है हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोशन, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हो, यहाँ पर प्रमोशन हो, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रैफिक कंजेशन आपको पता है अर्बन सिटीज़ में या अर्बन सेंटर्स में कैसा देखने को मिलता है ना, कितना ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि आप क्या करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या करो, यहाँ पर प्रमोट करो। देन आता है यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी यहाँ पर क्या मिले, अर्बन सेंटर्स के अंदर या अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग मिले, जिससे क्या है, एक मीडियम क्लास का भी कोई इंसान है ना, या जो पर्सन है ना, जो क्या है अर्बन सेंटर में आना चाहता है, तो उसे क्या है, अपना खुद का एक घर तो मिल ही जाए, यानी कहने का मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग हो वहाँ पर। देन आता है क्या, इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसीज़, ठीक है, यानी सभी की बेहतरी के लिए क्या हो वहाँ पर, अर्बन पॉलिसीज़ मिले या अर्बन पॉलिसीज़ बनाई जाए बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, सस्टेनेबल क्या है, मेजर्स है, जिससे क्या है, एक अच्छी तरीके से क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट हमें क्या है, देखने को मिले हमारी कंट्री के अंदर, और स्पेशली कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ के अंदर। ओके, समझ में आ गया? अब क्या, अभी हमने क्या पढ़ा, हमारी कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन, है ना। अब हमारी कंट्री के अंदर किस तरह से एक अच्छे से अर्बनाइजेशन हो, तो उसको लेकर के हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या एक मिशन भी लाया है। कौन से ईयर में लाए थे वो, इन द ईयर 2015। क्या नाम था उसका, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जो कि क्या था, बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट था, ठीक है। कौन लेके आया, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट लेके आई। कब लेके आई, 25 जून 2015। तो इसका लॉन्चिंग ईयर क्या था, आपको याद रखना है, क्या था वो, 25 जून 2015। कौन लेके आया, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस मिशन को लाने के पीछे का एम क्या था या मोटिव क्या था, क्योंकि कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, गवर्नमेंट को मिशन लेके आती है, तो उसके पीछे क्या होता है, कुछ ना कुछ मोटिव होता है, ठीक है। अब इस मिशन को लाने के पीछे का मोटिव क्या था, तो इसका पीछे का मोटिव था टू मेक 100 इंडियन सिटीज़ मॉडर्न, सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली यूजिंग स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड बेटर गवर्नेंस, यानी स्मार्ट टेक्नोलॉजी और बेटर गवर्नेंस का यूज़ करके हमारी कंट्री की 100 सिटीज़ को करना मॉडर्न, सस्टेनेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाना, क्या था, इस मिशन का एम था, जो कब आया, 25 जून 2015। और कौन लेके आया, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, ठीक है। और ये क्या था, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट था, यानी एक हमारे कंट्री के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला प्रोजेक्ट था। कौन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, किसके अंदर लाने को था मेजरली, वो हमारी कंट्री के अर्बन एरियाज़ के अंदर। कब आया, इन द ईयर 2015, ठीक है। देन आता है हमारे पास ओवरऑल क्या बोला गया है, द स्मार्ट सिटीज़ मिशन इज़ अ विजनरी स्टेप फॉर इंडियाज़ अर्बन फ्यूचर। और ये क्या था, एक विजनरी स्टेप था फॉर इंडियाज़ अर्बन फ्यूचर, यानी एक दूर तक की सोच रखने वाला, एक कह सकते हैं ना, दूर की सोच रख के एक स्टेप बढ़ाया गया फॉर इंडियाज़ अर्बन फ्यूचर, जो क्या फोकस करता है ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट सिटी लाइफ, ठीक है, समझ में आ गया। जो कि इसमें फोकस करता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यानी जो कंट्री की सिटीज़ है वहाँ पर क्या हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते करते वहाँ पर सारा काम हो, इंक्लूसिव हो, है ना, और क्या हो, साथ ही साथ वहाँ पर एफिशिएंट लाइफ वहाँ के लोगों की देखने को मिले। तो यहाँ पर ये वाला मिशन ये सब फोकस करता है, समझ में आ गया। जो कि क्या बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, या हम कह सकते हैं एक विजनरी स्टेप है फॉर द इंडियाज़ अर्बन फ्यूचर।
अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो इसके एग्जाम्पल अगर आप दो, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे इंदौर है ना, यहाँ पर क्या हमें स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलता है, और इसी वजह से जो इंदौर है ना, वो क्या है, हमारी इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, ठीक है। और देन हम बात करें पुणे और अहमदाबाद की, तो यहाँ पर क्या है, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रैफिक सिस्टम हमें देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये क्या है, उन्हीं 100 सिटीज़ के अंदर के एग्जाम्पल है, जहाँ पर क्या इस मिशन के चलते क्या है, एक अच्छा हमें चेंज देखने को मिला है। ओके, समझ में आ गया? तो समझ में आया आज हमने जो भी कवर करा? तो बच्चों ये था हमारे इस चैप्टर का रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के बाद हम करने वाले हैं अब हमारे जो है ना, ईच एंड एवरी चैप्टर के हमारे मोस्ट रिपीटेड बोर्ड के क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर वाइज में बनाऊंगी, तो बार बार बोल रही हूँ, क्लास 12 ज्योग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसको चेक करते रहना। वहाँ पर क्या मैंने इस तरह से वीडियो अरेंज कर रखी है। पहले मैंने बनाया है रिवीजन की वीडियो, है ना, उसके बाद मैंने मैप की वीडियो बनाई है, अगर चैप्टर की मैप की वीडियो है तो, है ना। अगर जिस चैप्टर में मैप है ना, तो उसमें मैंने सेपरेट मैप की वीडियो भी बनाई है, और उसके बाद मैंने लगाई है चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो, ठीक है। तो इस अरेंज में मैंने क्या पूरी अपनी जो प्लेलिस्ट है ना, क्लास 12 ज्योग्राफी वाली, उसको अरेंज कर रखा है। तो बार बार बोल रही हूँ, उसको चेक करते रहना। सिस्टमेटिकली पढ़ोगे ना, तो अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगी क्लास 12 ज्योग्राफी। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एंड में बस यही बात बोलना चाहूँगी कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, फॉर मोर कलरफुल एंड एग्जाम रेडी कॉन्टेंट। और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहले से ही हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने स्कूल के अंदर इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। और अच्छा लगा है ना वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक तो करके ही जाना, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू लाइक दिस। ओके, सो थैंक फॉर गिविंग मी प्रेशियस टाइम। मिलती हूँ आप सभी बच्चों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।